Biology faculty at ABJ Tutorials Kota. So today's topic is mechanism of hormonal action. Okay. So आज का टॉपिक हमारा है कि कैसे हार्मोन जो है वो अपना काम करता है. तो छोटा सा हार्मोन के बारे में दो तीन चीजें कि हार्मोन्स का नाम क्या क्या है या फिर कौन कौन सा हार्मोन हमारे ह्यूमन सिस्टम के अंडर में है. सो जैसे अगर हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करें फ्रॉम द अपर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी, तो जैसे कि हाइपोथैलेमस इज वन हार्मोन, नेक्स्ट इज द पिट्यूटरी टाइप ऑफ हार्मोन. पिट्यूटरी में एंटीरियर पिट्यूटरी एज वेल एज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी that can give rise to many of the hormones. That's why the pituitary gland is known as the master gland of our body. उसके बाद है thymus, then the thyroid hormone, parathyroid type of hormone, thymus gland हो गया. उसके बाद pancreas, ovary, testis. So there are too many endocrine glands in our body. ठीक है. सो नाउ आज का टॉपिक ये है कि कैसे हार्मोन्स जो है हमारे बॉडी पे काम करता है. तो ईच एंड एवरी पार्ट को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. इट्स अ वेरी गुड टॉपिक फॉर नीट ऑल्सो, कि जब हम लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो फिर ये टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, एज वेल एज बोर्ड्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है. तो फर्स्ट लाइन फ्रॉम इट दैट कि द रेस्पॉन्स टू ए हार्मोन दैट डिपेंड्स ऑन बोथ द हार्मोन एंड द टारगेट सेल. सो जब कभी भी कोई भी एक हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है तो इसको अगर हम लोग देखेंगे, सपोज द एंडोक्राइन ग्लैंड, एनी टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पर हो सकता है, इधर हाइपोथैलेमस, इधर एंटीरियर पिट्यूटरी. सो एंडोक्राइन ग्लैंड का काम क्या है कि इसमें से हार्मोन जो है उसका सिक्रीशन हो रहा है. सो हार्मोन इज सिक्रीटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड वी नो दैट द सिक्रीशन इज डक्टलेस, बिकॉज हार्मोन जो है वो ब्लड में सिक्रीशन हो रहा है, सो दैट इट इज फास्ट डिलीवरी इसका हो सके टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, बिकॉज द साइट ऑफ फॉर्मेशन एंड द साइट ऑफ एक्शन वो काफी दूर हो सकता है. इसलिए इसका फास्ट एक्शन होता है. और हमारे बॉडी पे जितना भी काम है, मोस्ट ऑफ द काम जो भी रेगुलेशन है उसके लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है. हमारा मूड का कंट्रोल हो, चाहे कुछ मेजर सा चीजें हो, उसके लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है. सो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या कर रहा है, हार्मोन्स का सिक्रीशन कर रहा है. अब ये हार्मोन क्या करेगा, उसका जो टारगेट सेल है, एनी काइंड ऑफ सेल हो सकता है, उसका जो भी टारगेट सेल है उस पे जाके ये काम करेगा. सो इट एक्ट्स ऑन द टारगेट सेल. एकदम सिंपल सी बात है कि हार्मोन क्या कर रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीशन कर रहा है, उसके बाद जो है ये टारगेट सेल पे जाके अपना काम करवा रहा है. दैट्स गुड. नेक्स्ट इज द सेकंड लाइन. Second line is that कि various target cells that respond differently to the same hormone. बहुत अच्छी वाली लाइन है कि एक हार्मोन, सपोज यहाँ पर एग्जाम्पल है इंसुलिन. फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन, वी नो दैट कि इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पैनक्रियास, क्योंकि पैनक्रियास जो है इट इज ए मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड है. इसका एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन बोथ फंक्शंस होता है. एंडोक्राइन की तरह ये इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागॉन हार्मोन, सोमाटोस्टैटिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है, और एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड इट आल्सो सिक्रेट द पैनक्रियाटिक टाइप ऑफ जूस. सो यहाँ पर हम लोगों ने इंसुलिन का एक एग्जाम्पल लिया है. देखो कि फॉर एग्जाम्पल stimulate the insulin hormone stimulate the synthesis of glycogen in liver. तो हमारा टारगेट सेल यहाँ पर कौन हुआ, लिवर, और हार्मोन का नाम है हमारा इंसुलिन. ठीक है. अब ये इंसुलिन लिवर सेल्स में जाके ग्लाइकोजेन का सिक्रीशन या फिर सिंथेसिस कर रहा है. हमको पता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजेन के रूप में हमारे लिवर पे जाके स्टोर होता है. ठीक है. तो लिवर में हेपाटोसाइट्स आर देयर, तो ग्लाइकोजेन का सिंथेसिस वहां पर कर रहा है कौन, इंसुलिन. नेक्स्ट अलग से टाइप ऑफ एक टारगेट ऑर्गन का नाम देखो यहाँ पर है, दैट इज एडिपोज सेल्स. तो एडिपोज सेल से क्या हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड का सिक्रीट हो रहा है. ठीक है. सो हार्मोन यहाँ पर सेम है,
हार्मोन इज द इंसुलिन, बट द टारगेट ऑर्गन्स जो है या फिर टारगेट सेल्स जो है वो अलग अलग है, एक है लीवर सेल, एक है हमारा एडिपोज सेल, तो वहां पर जाके ये डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहा है, ठीक है। Next is that कि the response to a hormone is not always synthesis of the new molecules as in the case of insulin. मतलब हर वक्त ऐसा नहीं होता कि जो भी हार्मोन है वो सिंथेसिस का काम ही करे, इसका काम डिग्रेडेशन भी हो सकता है। जैसे हम लोग इंसुलिन हार्मोन को ही पकड़ लेते तो ग्लाइकोजेन का जो डिग्रेडेशन है, when the glycogen is transformed into glucose, that is glycogenolysis, इस प्रोसीड्यूर के लिए भी अलग सा एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, that is glucagon. So इसीलिए हार्मोन्स का फंक्शन not only to synthesize any kind of molecule but also it acts as a degradation type of thing also, ठीक है। तो ऐसे हार्मोन्स का एक्शन हम लोगों ने देखा। उसके बाद नेक्स्ट चीज इज कि अदर इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन्स दैट इंक्लूड्स, अदर इफेक्ट्स क्या क्या है। नंबर 1, इट चेंजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वी नो दैट कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज मेड अप ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो मेड अप है। तो ये जो परमिएबिलिटी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये जो परमिएबिलिटी है, जैसे कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट, तो इंसुलिन हार्मोन इसमें भी हेल्प करता है कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है इंसुलिन हार्मोन। सो डेफिनेटली बाय चेंजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिकॉज वी नो दैट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। नेक्स्ट पार्ट कि स्टिम्युलेटिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द टारगेट सेल, कोई भी पार्टिकल को या फिर कोई भी सब्सटेंसेस को हमारे सेल के अंदर ले जाना है तो हार्मोन इसमें हेल्प करेगा टू स्टिम्युलेट द ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, और अगर आउट ऑफ द सेल करना है सो दैट कि टारगेट सेल से इसको बाहर करवाना है, ये भी हार्मोन करेगा। एंड सम ऑफ द रेट ऑफ द स्पेसिफिक मेटाबॉलिक एक्शन, ये भी हार्मोन्स करेगा। हमारे बॉडीज में जो भी मेटाबॉलिक एक्शन है, सपोज मेटाबॉलिक एक्शंस के लिए हमारे बॉडी में जरूरत क्या होता है, एंजाइम्स। सो एंजाइम का प्रोडक्शन हाई लो ये भी कंट्रोल करवाएगा कौन, हार्मोन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज की द कॉजिंग contraction of the smooth muscles or the cardiac muscle, very good line कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन, सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं यहाँ पर यूटेरस, यूटेरस का जो भी एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है दैट इज मेड अप ऑफ द स्मूथ मसल। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर नीट के वजह से यहाँ पर और एक अराइज होता है कि ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन क्या करवाता है कि स्मूथ मसल्स ऑफ द यूटेराइन पोर्शन इसको कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाता है, सो दैट कि ड्यूरिंग पार्चुरेशन जो है वो डिलीवरी हो सके। तो ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगा, यूटेराइन लेयर का कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाएगा। अनदर टाइप ऑफ हार्मोन जो है इसके ठीक ऑपोजिट वे में काम करता है, विच इज नोन एज द progesterone hormone. We know that to maintain the pregnancy or to maintain the growing embryo, उसके condition को maintain करने के लिए as well as the corpus luteum also, progesterone hormone is necessary. तो वो inhibit कर रहा है uterine का contraction, और ये जो है ऑक्सीटोसिन जो है वो उसको स्टिम्युलेट कर रहा है। सो हाउ these hormones actually work inside a living organism और inside a organ, organ के ऊपर वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज दैट कि हाउ द हार्मोन अनाउंस इट अराइवल, ठीक है, कि हार्मोन्स जो है ए हार्मोन मस्ट फर्स्ट अनाउंस इट्स अराइवल, इसके आने का जो भी खबर है ये एक सेल को वो बता देता है। कैसे बताएगा, बाय बाइंडिंग टू इट्स रिसेप्टर। रिसेप्टर कहां पर है, रिसेप्टर जो है कोई भी एक टारगेट सेल के ऊपर होता है, तो ये टारगेट सेल के ऊपर रिसेप्टर के साथ ये बाइंड करके अपना अराइवल जो है वो अनाउंस करेगा, ठीक है। अब
हॉर्मोन्स का टाइप जो है यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है, द रिसेप्टर फॉर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन आर लोकेटेड इनसाइड द टारगेट सेल एंड द रिसेप्टर फॉर द वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द या फिर एट द पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है. सो लेट अस ड्रॉ कि द टारगेट सेल, सपोज ये हम लोगों ने एक टारगेट सेल बनाया, इसका नामकरण यहाँ पर कर देते हैं कि दैट इज द टारगेट सेल. ठीक है, अब ये टारगेट सेल के ऊपर ये मान लेते हैं कि कोई एक हार्मोन है. सो हार्मोन जो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इसको भी हम लोग पॉइंट आउट कर देते हैं, इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो जो हार्मोन directly, and we know that the plasma membrane is made up of the lipid protein lipid bilayer actually. So ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये डायरेक्टली आके काम कर सकता है कोई कोई हार्मोन. ठीक है, जो कि है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, जिसका काम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो डायरेक्टली अंदर में घुस जाता है. इसको कोई भी मेम्ब्रेन प्रोटीन पार्ट से उसका बाइंडिंग करना या फिर रिसेप्टर से बाइंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ता है. ठीक है, एंड कोई कोई ऐसा पार्ट होता है, अनदर टारगेट सेल अगर हम लोग ड्रॉ करें यहाँ पर, अनदर टाइप ऑफ टारगेट सेल. सो इसके ऊपर में क्या होता है, वन रिसेप्टर इज देयर, one receptor is there and the hormones actually bind to it. The hormones actually bind to it. It is the hormone. So यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि दो टारगेट सेल हम लोगों को यहाँ पर मिला, one target cell, A target cell and B target cell suppose. तो one type of hormone ऐसा हो रहा है कि directly plasma membrane से अंदर में जाके वो bind कर रहा है, because the receptor is actually situated inside the target cell. But दूसरे तरफ में क्या हो रहा है कि टारगेट सेल के अंदर में रिसेप्टर नहीं है, the receptor is in the plasma membrane. ठीक है, सो ये दोनों तरफ से ये काम कर रहा है. टारगेट सेल अगर ये अंदर में होता है तो बहुत सारा ऐसा हार्मोन्स है जो कि लिपिड सॉल्युबल है. सपोज स्टेरॉइड हार्मोन इज देयर, तो स्टेरॉइड हार्मोन, जैसे कि थायराइड हार्मोन हो गया, तो ये अंदर में जाके काम करेगा. तो यही बात देखो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि द रिसेप्टर फॉर द लिपिड सॉल्युबल हार्मोन दैट आर लोकेटेड इनसाइड द टारगेट सेल एंड द रिसेप्टर फॉर द वाटर सॉल्युबल हार्मोन, these are inside the plasma membrane. So how these hormones actually work? So now we will discuss the action of the lipid soluble hormone. अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स जो है वो कैसे कैसे काम करेगा. तो फर्स्ट लाइन पे ही यहाँ पर है कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स इंक्लूडिंग स्टेरॉइड हार्मोन्स and thyroid hormones that bind to the receptor within the target cell. Important part है कि within the target cell. Now what are the steroid hormones? तो यहाँ पर बहुत सारे हार्मोन्स का नाम आता है, जैसे कि एंड्रोजन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया. So these are all the steroid type of hormone. क्या क्या हम लोगों ने बोला कि एंड्रोजन बोल दिया हम लोगों ने, इसको अलग से एंड्रोजन हो गया, उसके बाद एस्ट्रोजन हो गया, उसके बाद हो गया प्रोजेस्टीन हो गया, नेक्स्ट इज द एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन हो गया, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन. सो दीज ऑल आर द स्टेरॉइड टाइप ऑफ हार्मोन. These all are the steroid type of hormones. ठीक है, नेक्स्ट इज द थायराइड हार्मोन एंड वी नो दैट कि थायराइड हार्मोन का दो पार्ट है कि T3 हार्मोन एज वेल एज T4 हार्मोन, ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन. ठीक है, जो कि रिसेप्टर के अंदर पे जाके मतलब टारगेट सेल के अंदर में जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है. ठीक है, so the free lipid soluble hormones molecule that diffuses from the blood through the interstitial fluid and through the lipid bilayer of the plasma membrane into the cell. मतलब ब्लड से जब वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को क्रॉस करके आ रहा है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लिपिड बैरियर है
उसको भी क्रॉस करके वो अंदर में पहुंच जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ कुछ हॉर्मोन्स का नाम लिया है विच इज टू मच इम्पॉर्टेंट। देखो यहाँ पर जो लिपिड सॉल्युबल हॉर्मोन्स है उसमें स्टेरॉइड हॉर्मोन्स आर देयर एंड सम थायराइड हॉर्मोन्स आर आल्सो देयर। यहाँ पर T3 है विच इज ट्राईआयोडोथायरोनिन and one kind of gaseous hormone is also there. We know that कि nitric oxide जो है, nitric oxide जो है which is the gaseous type of hormone and वो क्या करता है, वो blood vessels का जो भी लाइनिंग है या फिर एंडोथेलियल सेल्स का जो भी लाइनिंग है ब्लड वेसल्स पे वो उसमें प्रेजेंट रहता है। So the site of action is the endothelial cells lining of the blood cells. किसका? Gaseous type of hormone which is the nitric oxide. वो कौन से type of hormone है? वो एक lipid soluble hormone है, ठीक है। And the thyroid अंडर के thyroid hormones के अंडर में हम लोगों ने दिया कि triiodothyronine and tetraiodothyronine. The site of action is the thyroid gland. Thyroid gland के अंदर parafollicular cells are there as well as the follicular chief cells are also there. तो यहाँ पर follicular cells के ऊपर वो काम करेगा एंड बाद बाकी का जो भी स्टेरॉइड हार्मोन है जैसे कि एल्डोस्टेरॉन हो गया, टेस्टोस्टेरॉन हो गया, ये सारे के सारे जो भी हार्मोन है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को जोड़ के, तो इसका साइट ऑफ एक्शन वी नो दैट कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर जाके ये काम करवा सकता है, किडनी के ऊपर जाके ये काम करवा सकता है एंड टेस्टिस एंड ओवरीज जो है वो तो मस्ट है, उसके ऊपर जाके ये काम करेगा। सो ऑल दीज थ्री ये जो टाइप्स हम लोगों ने बोला ये है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। नाउ ये जो सारे के सारे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स है इसका मोड ऑफ एक्शन कैसा है या फिर ये कैसे जाके काम करेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर में आ रहा है, तो ये कैसे अंदर में जाके काम करेगा विच इज इंपॉर्टेंट। देखो कि द हॉर्मोन्स बाइंड टू एंड एक्टिवेट्स द रिसेप्टर लोकेटेड विद इन द साइटोसॉल और द न्यूक्लियस। तो आइदर साइटोसॉल में रह सकता है रिसेप्टर इसका, या फिर हो सकता है कि ये डीएनए के अंदर में या फिर न्यूक्लियस के अंदर में ये हो। तो another important point is there कि the activated receptor hormone complex then alter the gene expression. Important one, इसको थोड़े से हम लोग elaborate करते हैं। Suppose it is a target cell, suppose it is the target cell and हम लोग यहाँ पर hormones को draw करते हैं। This is the hormone. This is the hormone and hormones directly अंदर में जाएगा। अच्छी बात है कि hormones जो है वो अंदर पे गया and यहाँ पर हम लोग छोटे से एक रफ ड्रॉ करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए है which is the double helical structure। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज देयर। सो रिसेप्टर कहाँ पर है? रिसेप्टर इज आइदर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोसॉल, तो ये हो गया हमारा रिसेप्टर। तो जब ये हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ये हार्मोन अगर रिसेप्टर के साथ बाइंड किया तो ऐसे ये बाइंड करेगा एंड इसके बाद ये जाके अंदर में काम करेगा इनसाइड द न्यूक्लियस, वो जाके अपना फंक्शन करेगा। तो द टर्म इज HRC और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंड द एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज द HRE और द हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट्स, ठीक है। तो ऐसे ये अंदर पे जाके काम करता है। So the hormone receptor complex that then alter the gene expression. तो एक बार हम लोग यहाँ से भी देख लेते हैं कि कैसे इसका फंक्शन हो रहा है। So it is the blood capillary there, and these are the free hormones. Some transport proteins are also there. So as the hormones are lipid soluble hormones that diffuses into cell, cell के plasma membrane से ये diffuse होके अंदर गया, number one. Number two is the activated receptor hormone complex, which is HRC.
hormone receptor complex that alter the gene expression. वो अभी अंदर पे जाके receptor either it is situated inside the cytosol or inside the nucleus. तो receptor जाके hormones के साथ bind करेगा. There is DNA और जो भी gene expression है उसको alter करवा सकता है. So we know that from DNA mRNA is formed and then mRNA is transported through the nuclear pore and then it come into the cytosol and उसके बाद जो है with the help of the ribosome it is able to synthesize the new protein. So ये new protein के formation में either कोई भी hormone जो है वो changes करवा सकता है. ठीक है. So this is how the lipid soluble hormones actually work into the cell. ठीक है. Now the second type of hormone is the water soluble hormone. ठीक है. अब जो second वाला part आ रहा है which is known as the water soluble hormone. एग्जाम्पल क्या क्या है वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स का, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अमाइंस हो सकता है, पेप्टाइड हो सकता है, प्रोटीन and some other type of hormone which are non-lipid soluble. That's the main criteria. They are non-lipid soluble type of hormones. ठीक है. And these bind to the receptor inside the target cell. So जो भी वाटर सॉल्युबल हॉर्मोन्स है तो ये वाटर सॉल्युबल हॉर्मोन्स का जो भी रिसेप्टर्स होगा these are the integral transmembrane protein that is situated inside the plasma membrane. मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये सारे के सारे रिसेप्टर्स होगा. अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है. जैसे कि हम लोग अगर एमाइंस को पकड़ लेंगे तो एमाइंस हो सकता है. एमाइंस में क्या क्या होगा, एपिनेफ्रिन हो सकता है, नॉन एपिनेफ्रिन हो सकता है. ये दो एग्जाम्पल हो गया. मेलाटोनिन हो सकता है, हिस्टामाइन हो सकता है, सेरोटोनिन हो सकता है. सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल. जैसे कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर मेलाटोनिन अगर हॉर्मोन्स हम लोगों ने पकड़ा विच इज द वाटर सॉल्युबल हार्मोन. सो ये मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ पर जाके काम करेगा, डेफिनेटली इन द पीनियल ग्लैंड पे जाके अपना काम करेगा. उसके बाद सेकेंड इज द सेरोटोनिन हार्मोन को अगर हम लोगों ने पकड़ लिया तो ये सेरोटोनिन हार्मोन कहाँ पर जाके काम करेगा, सेरोटोनिन हार्मोन जो है वो ब्लड में जाके काम करेगा. ठीक है. तो ऐसे ऐसे बहुत सारा हार्मोन जो है, ऑल द हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, पॉइंट टू बी नोटेड कि ऑल द हाइपोथैलेमिक releasing and inhibiting hormones इसके अंडर में आएगा. जैसे कि ऑक्सीटोसिन हो गया, उसके बाद एंटी डायूरेटिक हार्मोन हो गया, ADH जैसे कि. सो ये सारे के सारे हार्मोन्स विद इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमाटोस्टैटिन, ये सारे के सारे हार्मोन्स जो है वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के अंडर पे आएंगे. सो अब ये हार्मोन्स कैसे काम करेगा, हाउ दिस वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स एक्चुअली फंक्शन, कैसे काम करता है, हाउ इट इज वर्क. सो देखो कि बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन्स, जैसे कि दिस इज द फर्स्ट मैसेंजर, इट्स लाइक ए मैसेज क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि हार्मोन्स का जो भी काम है वो कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि आइदर कोई भी रिएक्शन अगर फास्ट हो रहा है या फिर कोई भी मेटाबॉलिक एक्शन का एंजाइम कम है उसको फास्ट करवाना है, या फिर सपोज स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसीड्यूर, ये हम इन जनरली बोल रहे हैं कि कोई भी अगर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसीड्यूर उसको अगर रेट को कम करवाना है तो ये सारे के सारे क्या है, वन टाइप ऑफ मैसेज है. सो हार्मोन को यहाँ पर हम लोग एज ए फर्स्ट मैसेंजर की तरह ट्रीट कर रहे हैं. सो दैट कि बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन व्हिच इज द फर्स्ट मैसेंजर टू इट्स रिसेप्टर दैट एक्टिवेट्स द जी प्रोटीन. ठीक है.
So that is the hormone receptor complex which activate a membrane protein that is known as the G protein. ठीक है? And ये जो G protein है, देखो यहाँ पर है water soluble hormones which binds to the receptor, and here it is the G protein. ठीक है? अब उसके बाद क्या हुआ, दिस एक्टिवेटेड G प्रोटीन इन टर्न एक्टिवेट एडिनाइलेट साइक्लेज. सो इसका काम क्या है कि एडिनाइलेट साइक्लेज को ये उसके बाद जो है वो एक्टिव करवाता है. ठीक है? So the hormone receptor complex activates the membrane protein called as the G protein, and the activated G protein in turn activate the adenylate cyclase. And this adenylate cyclase actually converts the ATP into cyclic AMP या फिर the CAMP. That's the important thing कि जो भी मैसेज था वो उसने एक और सब्सटेंसेस को दे दिया, that is that acts like a second messenger. अब वो सेल के अंदर है, वो बाद बाकी का रिएक्शन कर लेगा, बिकॉज कि उसने जो भी फर्स्ट मैसेंजर का जो भी मैसेज था उसने उसको पा लिया है. ठीक है? So the next point is that कि the activated adenylate cyclase that converts the ATP into cyclic AMP. Then this CAMP serves as the second messenger to activate the protein kinases. अब ये क्या करेगा, जो भी प्रोटीन काइनेसिस है, जो भी फंक्शन है, अल्टीमेट जो फंक्शन है सेल के अंदर जो करवाना चाहता है वो हार्मोन, वो फंक्शन वो करवा सके. सो देखो यहाँ पर प्रोटीन है, इस प्रोटीन ने, ये एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ने विद द हेल्प ऑफ 1 एटीपी से एटीपी का कन्वर्शन हो गया एंड उसने अपना काम कर दिया. सो दैट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज फॉस्फोराइलेट द सेलुलर प्रोटीन. उसका काम था क्या, फॉस्फोराइलेट करना प्रोटीन को, उसने कर लिया. सो मिलियंस ऑफ फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन्स कॉज द रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस. तो ऑल द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस जो भी करवाना चाहता था सेल के अंदर, वो हार्मोन उसने वो करवा लिया. बट वो हार्मोन जो है, एज इट इज द वाटर सॉल्युबल हार्मोन, सो वो कभी भी वो प्रोटीन लिपिड बैरियर को भेद करके अंदर नहीं आ सकता. एंड डेफिनेटली वन मोर रीजन इज दैट कि द साइज ऑफ द हार्मोन इज लिटिल बिग, थोड़ा सा बिग होता है हार्मोन का साइज. सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉट बी एबल टू गेट इनटू द सेल. तो इसीलिए उसने क्या किया, जो भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है उसके हेल्प से एंड डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ द सेकंड मैसेंजर, यहाँ पर है साइक्लिक एएमपी, उसने अपना काम कर दिया. ठीक है? तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि द एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेसेस दैट फॉस्फोराइलेट वन और मोर सेल्यूलर प्रोटीन्स. ठीक है? So this phosphorylation activates some of the protein. Also it can inactivate, rather like turning a switch on or off. ये काम ही वो कर सकता है. So the responses actually is made by this hormone. So ये हम लोगों ने देखा कि ये हार्मोन कैसे काम करवाता है एक सेल के अंदर में जाके, both the type of hormones, water soluble hormones as well as the lipid soluble hormone. So now the mechanism of the hormone action, कैसे ये mechanism हो रहा है, हम लोगों ने अभी अभी discussion किया. But many of the hormones that exert at least some of their physiological effects through the increased synthesis of cyclic AMP. वो hormones क्या करवाता है कि अंदर में जो second messenger है, what is the second messenger here? That is cyclic AMP. उसका production increase करके वो अपना काम करवाता है. तो ऐसा कौन कौन सा hormone है? This question is also important for our NEET exam. ये क्वेश्चन हमारे नीट एग्जाम में आता है. So this cyclic AMP, देखो, this example include antidiuretic hormone ADH, which is secreted from the posterior pituitary. Okay. Next is the thyroid stimulating hormone, which is also known as the TSH. And उसके बाद आता है the next type of hormone, which is known as the adrenocorticotropic hormone ACTH. Glucagon is synthesized from the pancreas. Epinephrine, उसके बाद है
हाइपोथैलेमस, ठीक है। सो ये सारे के सारे हॉर्मोन्स क्या करते हैं, साइक्लिक एएमपी के थ्रू जो भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है उसको आइदर इंक्रीज करवाता है या फिर इसमें कुछ ऑल्टरेशन करवाता है। बट क्या सिर्फ साइक्लिक एएमपी इज द ओनली सेकंड मैसेंजर व्हिच वी फाउंड इनसाइड द सेल? नो, देयर इज अनदर टाइप ऑफ सेकंड मैसेंजर्स जो है वो भी सेल्स के अंदर है, जैसे कि कैल्शियम आयंस। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जाम, कि ये जो कैल्शियम आयंस है ये एक सेकेंड मैसेंजर की तरह यूज करते हैं, एज वेल एज द साइक्लिक जीएमपी या फिर गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड सिमिलर टू द दिस हार्मोन सिमिलर टू द साइक्लिक एएमपी, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट इंपॉर्टेंट वन, एंड DAG और DAG या फिर डाइएसाइल ग्लिसरॉल. सो दीज ऑल आर द अनदर टाइप ऑफ सेकेंड मैसेंजर जो कि साइक्लिक एएमपी के अलावा सेल्स के अंदर यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट कि दिस हॉर्मोन्स का इंटरेक्शन इनसाइड ए सेल, मतलब कि टारगेट सेल जो है, द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द टारगेट सेल टू ए हार्मोन। देखो हार्मोन क्या करता है, वो उसका मोटिव क्या है कि ऑल्टरेशन करना या फिर कुछ भी चेंजेस करना सेल के अंदर। तो जो सेल या फिर जो टारगेट ऑर्गन उस हार्मोन को रिसीव कर रहा है उसका भी तो कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स इन रेस्पॉन्स टू दैट हार्मोन। सो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हार्मोन्स के कंसेंट्रेशन के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हार्मोन्स का कंसेंट्रेशन अगर कम है सो डेफिनेटली कुछ नहीं हो सकता। इफ द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज लेस इन आवर बॉडी, so definitely it is not be able to create any kind of secondary sexual characteristics in male, otherwise it can also not be able to produce the sperms in the body. So hormone concentration is very much important. Either the hormone agar uska amount agar zyada ho gaya, suppose FSH hormone ka level agar body pe zyada ho gaya तो वो कभी भी स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं करवा सकता है। And we know that कि FSH hormone is necessary for the spermatogenesis procedure, but एक ऑप्टिमम लेवल जो है उसको मेंटेन करवाना पड़ता है। कोई भी चीज का एक्सेस अमाउंट इज नॉट गुड। नेक्स्ट इज द अबंडेंस ऑफ द टारगेट सेल्स हॉर्मोन्स रिसेप्टर, कि वो जो टारगेट सेल है उसमें हार्मोन रिसेप्टर तो अच्छा सा है, अगर हार्मोन रिसेप्टर नहीं है तो वो कैसे हार्मोन की तरह बाइंड करेगा। हार्मोन है बहुत ज्यादा ब्लड में बट द रिसेप्टर आर नॉट इनफ। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर है वो अगर ज्यादा नहीं है तो हार्मोन जितना भी हो जाए तो उसका फंक्शन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, the influences exerted by other hormones, suppose antagonistically कोई भी other hormone दूसरे हार्मोन का एक्टिविटीज को कम करवा रहा है, so definitely वो हार्मोन अपना काम जो है फिजियोलॉजिकल जो भी फंक्शंस है वो नहीं कर पाएगा। सो दीज क्वेश्चंस, ये जो हार्मोन्स एक्शन का ये जो पॉइंट है ये भी हमारे बोर्ड्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे हार्मोन्स अपना इंटरेक्शन करता है विद द सेल, विद द टारगेट सेल डेफिनेटली, ठीक है। सो देखो यहाँ पर एक लाइन है कि द टारगेट सेल respond more vigorously when the level of the hormone rises and when it has more receptor। एक हार्मोन का एक्शन कब ज्यादा होगा, if the level of the hormone जो है वो अगर राइज कर गया तब, या फिर उसको अगर बहुत सारा रिसेप्टर मिले तो वो अपना फंक्शन जो है वो बहुत अच्छे से कर पाएगा, and that is known as the upregulation. This question is also very much important for the exam, ठीक है। सो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, इसी को ही डिवाइड किया है डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट के साथ। देखो इस टाइप के इफेक्ट को हम लोगों ने नाम दिया है परमिसिव इफेक्ट। व्हाट इज दैट, कि एक्शन ऑफ सम हार्मोन्स ऑन द टारगेट सेल दैट रिक्वायर ए साइमल्टेनियस और रिसेंट एक्सपोजर टू ए सेकेंड हार्मोन। दैट मीन्स यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे कि सोच लो फॉर एग्जाम्पल एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जब अकेला काम कर रहा है वो लाइपोलाइसिस मतलब लिपिड का लाइसिस,
वो थोड़ा सा वीकली करवाता है जब वो अकेला काम कर रहा है. But if small amounts of thyroid hormones, maybe T3 or T4, these अगर वो present है, the same amount of epinephrine that stimulate lipolysis much more powerfully. मतलब वो कोई भी एक काम करवा रहा है, वो एक काम कर रहा है, वो क्या है? लाइपोलाइसिस कर रहा है. बट वो अकेला जब काम कर रहा है तो वो बहुत ही धीमे या फिर बहुत ही वीकली वो काम कर रहा है. बट अगर उसको कोई भी साथी मिल गया, जैसे कि यहाँ पर है कि द थायराइड हार्मोन T3 या फिर T4, तो वो अपना जो भी काम है और भी ज्यादा पावरफुली कर पाएगा. सो दैट टाइप ऑफ इफेक्ट इज नोन एज द परमेसिव इफेक्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नीट एग्जाम एज वेल एज बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज नोन एज द परमेसिव इफेक्ट. नेक्स्ट टाइप ऑफ इफेक्ट इज दैट कि the hormones interaction. next type के जो भी है, that is the synergistic effect हम लोग जिसको बोलते हैं, कि मान लो कि when the effect of the two hormones acting together, दो hormones क्या कर रहा है? एक दूसरे के साथ action कर रहा है, together is greater or more extensive than the effect of the each acting alone. इसका मतलब है दो hormones अगर एक साथ काम करेगा तो वो अपना जो भी एक्शन है उसको बहुत अच्छे से, मोर विगोरसली उसको परफॉर्म कर पाएगा. बट दोनों अगर अकेले अकेले काम कर रहा है तो वो जो लेवल है उस तक वो कभी भी नहीं पहुंच पाएगा. एग्जाम्पल देखो कि नॉर्मल लेवल ऑफ oocytes इन द ओवरीज that requires both the follicle stimulating hormone from the anterior pituitary and estrogens from the ovary. Very good example कि development of the oocyte inside the ovaries, we know that कि primary oocyte धीरे 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 उसका डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. सो जब इसका ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है कि प्रोलिफरेटिव से स्टेज, उसके बाद ल्यूटियल स्टेज, ऐसा बहुत सारा स्टेज होता है, तो जब ग्रोइंग स्टेज है धीरे 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 वो oocyte, प्राइमरी oocyte जो है वो ग्राफियन फॉलिकल बना रहा है. उस टाइम में ड्यूरिंग दैट डेवलपमेंट दो हार्मोन का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. वन इज द FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से ही काम, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. वो क्या करता है? फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है सो दैट कि उसका ग्रोथ हो पाए, which is secreted from the anterior pituitary, and the estrogen on the other hand that is also secreted from the ovaries itself. तो वो भी necessary है to perform this function. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर अकेला होगा तब ये oocyte का डेवलपमेंट जितना चाहिए उतना फास्ट नहीं हो पाएगा, और अगर ईस्ट्रोजन अगर अकेला काम करेगा देन भी ये काम नहीं कर पाएगा. सो बोथ दीज एक्शन, दीज आर नोन एज द साइनर्जिस्टिक इफेक्ट. दोनों एक साथ काम करेगा तो वो जो काम है वो अच्छे से हो पाएगा. ठीक है. एंड द नेक्स्ट चीज इज दैट कि द एंटागोनिस्टिक इफेक्ट. एंटागोनिस्टिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि when one hormone opposes the action of the other hormone, कोई एक हार्मोन कोई दूसरे वाले हार्मोन के एक्शन को अपोज कर रहा है. And these type of effects are known as the antagonistic effect. Such an example is that कि a pair of hormone is insulin. देखो इंसुलिन हार्मोन क्या करवा रहा है? लीवर सेल इज द टारगेट ऑर्गन, वहां पर ग्लाइकोजेन का सिंथेसिस कर रहा है. ये एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले भी देखा है कि लीवर सेल्स में जाके वो ग्लाइकोजेन का सिंथेसिस कर रहा है. मींस फ्रॉम द ग्लूकोज वो ग्लाइकोजेन बना रहा है. ठीक है. तो ग्लाइकोजेनेसिस द प्रोसीड्यूर, एंड ग्लूकागॉन ऑन द अदर हैंड वो क्या कर रहा है? वो कुछ दूसरा ही इफेक्ट डाल रहा है. वो क्या कर रहा है? वो ग्लाइकोजेन जो लीवर में है उसका ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बना दे रहा है. सो ये दो जो हार्मोन है, ग्लाइकोजेन, ग्लूकागॉन हार्मोन एज वेल एज द इंसुलिन हार्मोन,
ये दोनों एंटागोनिस्टिकली काम कर रहा है, डेफिनेटली टू मेंटेन द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन आवर बॉडी or in our blood. Definitely, if the amount of glucose is higher in our blood, then definitely hyperglycemia, मतलब ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाएगा. सो डेफिनेटली वो भी इंसुलिन को मेंटेन करना है कि ज्यादा अमाउंट ऑफ इंसुलिन जो भी ग्लूकोज है ब्लड में उसको वो नहीं देगा, उसको वो अंदर में लीवर सेल में उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा इनटू ग्लाइकोजन. बट इफ द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड वो अगर बहुत ज्यादा कम हो गया तब भी प्रॉब्लम है, हाइपोग्लाइसेमिया. तो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बना के उसको फिर से ब्लड पे भी लाना पड़ेगा, तो इसके लिए ग्लूकागॉन भी काम करेगा. सो देखो, बोथ दीज हार्मोन्स, ग्लूकागॉन एज वेल एज इंसुलिन, दीज टू हार्मोन्स आर सीक्रेटेड फ्रॉम द पैनक्रियास. बट ये हार्मोन क्या कर रहा है, हमारे ब्लड का जो भी लेवल है ग्लूकोज का उसको मेंटेन कर रहा है. सो हाउ दिस हार्मोन्स एक्चुअली एंटागोनिस्टिकली परफॉर्म करके लेवल ऑफ ग्लूकोज को या फिर कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन को ये ठीक कर रहा है. सो हाउ दिस हार्मोन्स एक्चुअली फंक्शन. सो हम लोगों ने परवेसिव इफेक्ट देख लिया, some antagonistic effect as well as some synergistic effect भी हम लोगों ने देख लिया. So this is all about कि how the hormones actually function inside a cell or the mechanism of the hormone action. So hope आप सब लोगों को अच्छा लगा. Here ABJ Tutorials Kota Private Limited Kalimpong branch is making an edge towards sharpening Kalimpong again as an educational hub for students by having quota faculties in Kalimpong with best academic excellence and personal care. We prepare students for competitive exams like IIT, JEE, NEET, board exams, scholarships like KVPY and NTSE.